अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपने न्यू लेक्चर के साथ मौजूद हैं। इससे पहले जो हम लोग काम कर चुके हैं बीकॉम की स्टेट्स की क्लास में, वो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा था और डेटा की रिप्रेजेंटेशन थी कि डेटा को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में और चार्ट्स की फॉर्म में। अब जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जिससे आगे का था। और ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं बोर्ड में। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड बेसिक चीज़ थी, करवानी ज़रूरी थी, कोर्स में भी थी, बेस बनती आप लोगों की, इस वजह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 करवाया था। कभी कभी पूछ भी लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से सवाल, जब भी एग्जामिनर को थोड़ा पेपर में ट्विस्ट लेके आना होगा, चेंज करना होगा, मुश्किल करना होगा, तो वो चैप्टर नंबर 1 से भी सवाल पूछ सकता है। वैसे ये है कि कोर्स में है तो हम लोगों को करना है, तो हम लोगों ने कर लिया। अभी बात हो रही है सेकंड चैप्टर की, और जो चैप्टर आप लोगों के पास बुक तमाम स्टूडेंट्स के सामने होगी, और बुक में हम लोगों के पास पेज नंबर 29 में सेकंड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम लोग के पास सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी होंगी, एक बात मैं आपको वाजे कर दूँ कि कोशिश हम करेंगे कि हम जो है वो थोड़ा तेज़ी से चलें, सही तेज़ी से चलें, ताकि जो है ना वो जितने भी कोर्स है वो जल्दी जल्दी हम लोग के पास कवर अप होना स्टार्ट हो जाए। सेकंड चैप्टर है मीन मोड मीडियन का चैप्टर है। मेरे ख्याल से तमाम लोग जिन लोगों ने सेकंड ईयर कॉमर्स से इंटर किया उन लोगों को तो आता ही होगा मीन मोड मीडियन। जिन लोगों ने नहीं किया, इंजीनियरिंग से किया हुआ, उन लोगों के लिए तो आसान है। मीन मोड मीडियन की वैल्यूज निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, ये जो बुक है ना, हम इस बुक के मुताबिक चलना है। ऐसा भी होगा कहीं पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स आप लोगों को देखनी होंगी अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही होंगे प्रैक्टिस के लिए। कहीं पे ऐसे होगा मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, सही है। तो अब समझ लें कि ये जो आप लोग के पास शाहिद जमाल की बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, ये शाहिद जमाल की बुक आप लोग को साथ साथ लेके चलनी है। कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आए, बुक को रेफरेंस बुक है आप लोग के पास, आप लोग इस बुक को स्टडी कर सकते हैं, इस बुक में देख सकते हैं। कोई मसला है आप लोग पूछ सकते हैं, जब भी फिजिकली भी आप लोगों की क्लास होगी उस वक्त पूछ सकते हैं। अपने मसलों को इस बुक से हल करने की कोशिश करें। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और आप लोगों का ध्यान भी चाहिए इस चैप्टर में। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बात जो निकल जाए वो आप लोग वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पॉज करके दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं। एक से ज़्यादा मरतबा देखनी हो एक से ज़्यादा मरतबा भी देख सकते हैं। मगर जो भी बात आप लोगों को लेक्चर में बताई गई है वो तमाम चीज़ें आप लोगों को आती हैं, सही है। अच्छा जी, अब हम लोग के पास स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये 5 चीज़ें हैं जो हम लोग डील करेंगे। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले मैं आपको बताया चलूं कि भाई अभी अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया चलूं कि हम लोग के पास 3 तरह के डेटा है। वो 3 तरह के डेटा कौन कौन से हैं? वो 3 तरह के डेटा अनग्रुप डेटा है, एक दूसरा डेटा ग्रुप डेटा है, तीसरा डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा कौन सा होता है अभी बदल जाएगा। ऐसा डेटा जो हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होगा, एक्स की फॉर्म में होगा, वो डेटा हम लोग के पास अनग्रुप डेटा कहलाएगा। ऐसा डेटा जो हम लोग के पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं आप लोग, इस दोनों डेटा से आप लोग वाकिफ हैं। ऐसे डेटा जो ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा कहलाएगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फॉर्मूले ज़्यादा थे, अभी तक आप लोगों ने 1 2 3 फॉर्मूले पढ़े थे। इस चैप्टर में फॉर्मूले ज़्यादा हैं, तो याद रखिएगा जब आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो रजिस्टर में, आप लोगों ने एक टाइटल पेज बनाया सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर का टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोगों ने वर्किंग स्टार्ट करी। टाइप्स ऑफ एवरेजेस लिखे आप लोगों ने, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड और मीडियन, ये टाइप्स ऑफ एवरेजेस लिख लिए। अब हम लोग अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन की हेडिंग लगाएंगे, फिर डेफिनेशन की हेडिंग लगाएंगे। डेफिनेशन में बताऊंगा कहाँ से लिखेंगे, और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अपने रजिस्टर के एंड में, सही, एंड के कुछ 10-15 पेजेस जो है वो अपने इस्तेमाल में लेने। इस्तेमाल में ऐसे लेने, ये नहीं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि उस पर साइन कर रहे हैं या फालतू की चीज़ें नोट कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें नोट कर रहे हैं, होमवर्क नोट कर रहे हैं, नहीं।
उस 10-15 पेजेस में ऐसा काम करें, 5 पेजेस देने, 5 पेजेस में आप लोग ऐसा काम करें जो काम आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। आप लोगों ने क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है, उसमें हेडिंग डालनी है। सबसे पहले चार्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और जितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, 3 कॉलम बनाइए, एक कॉलम बनाइए अनग्रुप का, दूसरा कॉलम बनाइए ग्रुप का, तीसरा कॉलम बनाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा का। तीनों कॉलम पे आपने हेडिंग दे दी। इन तीनों कॉलम के मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन तमाम के फॉर्मूले अलग हैं। इसी तरीके से ग्रुप डेटा में अलग है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ग्रुप डेटा में फॉर्मूले अलग हैं। इन तमाम फॉर्मूलों को एक चार्ट में लिख लें, ताकि कभी भी जब भी आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज करने हो तो आप लोग क्या करेंगे, वो चार्ट ओपन करेंगे, उस चार्ट को एक मतलब पढ़ेंगे, फॉर्मूला आप लोग के सारे रिवाइज हो जाएंगे। सही है, जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिखें, उस तरीके से लिखें जिस तरीके से आपको समझ में आता है। सही है, लेंदी करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, मगर ये मैनेज कर लें साथ साथ ये पेज। सही है, जब भी लेक्चर कंप्लीट हो, जो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े वो फॉर्मूला आप लोगों ने उस चार्ट में लिख लिए। सही है, तो अनग्रुप डेटा का हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। अनग्रुप डेटा स्टार्ट लेने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग को जिस तरह बुक के फ्रंट पेज पे नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 29 पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, और अरिथमेटिक मीन की हेडिंग होगी, द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोगों ने डेफिनेशन की हेडिंग लगाई, और डेफिनेशन की हेडिंग में क्या लिखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। सही है, सिंपली ये चीज लिखनी है, ये पूरा नहीं लिखना। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन की हेडिंग लगाई, अरिथमेटिक मीन की हेडिंग लगाई, डेफिनेशन की हेडिंग लगाई, और पेज के बीच में इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखी पॉइंटर की मदद से कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए, ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हो गई। इसी के नीचे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूले की हेडिंग डाल के आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला कॉपी कर लिया। एक्स बार से शो करते हैं अरिथमेटिक मीन को, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n कर देंगे, जिसका हम लोगों ने x के सारे x प्लस हो रहे थे तो उनके साथ हम लोगों ने समीशन लिख दिया। ये समीशन का साइन रिप्रेजेंट करता है कि आप ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं, तो समीशन x अपॉन n आप लोगों के पास फॉर्मूला हो गया किसका, मीन का। समीशन x अपॉन n आप लोग के पास फॉर्मूला हो गया किसका, मीन का। ये दो चीजें आप लोग रजिस्टर में कर लेंगे, डेफिनेशन भी लिख लेंगे अरिथमेटिक मीन की, और फॉर्मूला भी लिख लेंगे अरिथमेटिक मीन का। अब हम लोग के पास प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, अरिथमेटिक मीन की, और सही है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर्स आप लोग के पास मौजूद है, हम लोग इधर एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई किस तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। सही, पहली एग्जांपल देखिए, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स है। आप लोग को 5 नंबर्स दिए, उन 5 नंबर्स को आप लोग को अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। पांचों नंबर को आप लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जिस तरीके से सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, क्वेश्चन था आपके पास, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाने के बाद जब आप लोग एक्सरसाइज में करेंगे, उसके लिए बता रहा हूं प्रेजेंटेशन कैसी होगी। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाने के बाद एज वी नो दैट करके सबसे पहले जो चीज मालूम करनी होगी उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, या बहुत सारी चीजें मालूम करनी है। जो चीजें मालूम करनी है सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद एज वी नो दैट करके, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस तरह करके फॉर्मूला शो करवाना है, और उस फॉर्मूले को नाम देना है। ये फॉर्मूला 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, रोमन में, स्मॉल रोमन में नाम दे दीजिएगा। अभी इसमें चूंकि एक ही फॉर्मूला था, अरिथमेटिक मीन मालूम करना था, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, एज वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखेंगे, एज वी नो दैट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और उस फॉर्मूला को कोई नाम मत दीजिएगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला आप लोगों ने शो करवा दिया सॉल्यूशन के बाद, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n एज वी नो दैट की हेडिंग में। अब रह क्या गया, रह ये गया कि अब आप लोगों को फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। जो ऑब्जर्वेशंस आपको दी थी वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, x थी, यानी कि x1, x2, x3, x4, x5 थी। सही है, आप लोगों के पास आप लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए। जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला आप लोग सेंस करके लिखेंगे। जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोग इंप्लाइज दैट करके भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लोग देयरफॉर करके भी करते हैं। ये इंप्लाइज दैट की साइन है, आप लोगों ने एक्स बार लिखा, और जो भी वैल्यूज थी, जिस तरीके से इधर आप लोगों के पास 5 वैल्यूज दी हुई थी, 6, 7, 10, 11, 8, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8, यही ऑब्जर्वेशन दी हुई थी। हाँ, यही ऑब्जर्वेशन थी
कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 की 5 से डिवाइड कर दिया, इसको सम करेंगे, सम करके लिख देंगे x बार इज इक्वल टू, आपने इसको सम किया, सम करके आप लोग के पास क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, और 42 डिवाइड बाय 5, ये देखिए इंप्लाइज दैट, और जब आंसर आ गया तो आपने लिखा भाई x बार यानी कि अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है, आप लोग के पास आंसर आ गया 8.4, ये आप लोग के पास आंसर आ गया। आदत बना लीजिए अपनी, जब भी आंसर आ जाएगा मार्कर और स्केल की मदद से क्या कर देंगे, अपने आंसर को ब्लॉक कर देंगे, सही, ऐसे ब्लॉक करेंगे, प्रॉपर ब्लॉक, सही है, इस तरीके से ये ब्लॉक कर देंगे, और ये आप लोग के पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आप लोग के पास अरिथमेटिक मीन मालूम हो गया। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग पहले करते हुए भी आए, सही, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, हद तक कि मैट्रिक क्लास में भी आप लोग के पास सेक्शन सी में अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए, मोड मीडियन मालूम करने के लिए आता है मैट्रिक क्लास में, तो ये भी फिर भी बीकॉम की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया होगा उन लोगों का बिल्कुल अभी ताज़ा होगा, उन लोगों को पता होगा कि मीन किस तरीके से मालूम होता है, और एक जनरल डेली लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं मीन मालूम करना। जितनी ऑब्जर्वेशन होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो आप लोग के पास मीन निकल के आ जाएगा। अब आप लोग के पास सेकंड एग्जांपल नजर आ रही है, सेकंड एग्जांपल आप लोग खुद से देख सकते हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का काम है प्लस करना, आप लोग ऐड कर देंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन भी यानी कि थर्ड एग्जांपल भी आप लोग खुद से देख सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, उन मार्क्स का आप लोग को एवरेज मार्क्स मालूम करना है। ये भी बोल सकते हैं आप लोगों को कि मीन निकालिए, ये भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन निकालें, ये भी बोल सकते हैं एक्स बार मालूम करें, सही है, ये भी बोल सकते हैं सिर्फ मीन निकालें, सही है, एवरेज वैल्यू निकालें, इन तमाम बातें क्या मालूम करना है आप लोग को, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, एक्स बार मालूम करना है। अब जिस तरह एग्जांपल नंबर 3 में आप लोग को मार्क्स दिए हुए तो बोले एवरेज मार्क्स मालूम करें, तो आप लोगों ने वही मीन का फॉर्मूला लगाया, वही प्रेजेंटेशन है जिस तरीके से हमने बताई, और आप लोगों ने इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। एग्जांपल नंबर 4 देखें जो कि डिफरेंट है आप लोगों के पास, याद रखिएगा इसमें एक्स बार शो कर रहा है मीन को, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, समीशन एक्स शो कर रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, समीशन एक्स शो करता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को। एग्जांपल नंबर 4 में आप लोगों के पास, अब आपको पता चलिए कौन कौन से एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल नंबर 4 में आप लोगों के पास क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 17 क्या दे दिया, मीन दे दिया, कितने नंबर्स का, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 आप लोग के पास नंबर्स है, n की वैल्यू 5 हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करनी है, k क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, 5 नंबरों में से एक नंबर क्या है, k है, यानी कि अगर मैं मीन मालूम करूंगा, मीन का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n है, तो x बार की जगह पे x बार आ जाएगा, n की जगह पे n आ जाएगा। समेशन x का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम, तो कितनी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन दी हुई थी उन ऑब्जर्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने यहां पे लिख दिया, और ये हम लोगों के पास इस तरीके से आ जाएगा। क्या हो रहा है, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस चीज को मालूम करना होता है वो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए। हम लोग यही काम करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेंगे, जब इनको पूरे को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया, और k तो ऐड नहीं होगा तो प्लस के तो ऐसे ही लिखा हुआ है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 85 आ गया, 64 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आप लोग के पास k की वैल्यू आ जाएगी। k इधर लिखूं बात क्या है, एक ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और k की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई कि k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 21। अब आप लोग इधर k की वैल्यू पुट कर दें इस डेटा में, और जब सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आप लोग के पास 17 आ रहा होगा। तो जो k की वैल्यू मालूम करनी थी आप लोगों ने मालूम कर ली, और k एक ऑब्जर्वेशन थी। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। अब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको पता जाएगा कि हाँ भाई अब हम लोगों के पास जिस तरह ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, अब नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोगों ने सीख लिए किस तरीके से मीन निकल रहा है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन निकल रही है। अब हम लोग आगे की तरफ आ रहे हैं। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 8। 10 नंबर्स का जो मीन है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 10 नंबर्स का मीन, 10 नंबर्स कितने हैं भाई, ये रहे हमारे पास n इज इक्वल टू 10, और जो मीन दिया हुआ है 10 नंबर्स का वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इफ एन 11th नंबर
is now included in the result, the mean become 9. आप लोग के पास 11th नंबर ऐड किया गया, ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 11 हो गई, तो मीन की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई, 8 से 9 हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th नंबर? 11th नंबर की क्या वैल्यू होगी? याद रखें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब कोई वैल्यू पूछे, नया मीन पूछे, करेक्ट मीन पूछे, तो याद रखें ये वाली वैल्यू निकाल दें, ये वाली वैल्यू ऐड कर दें। तो याद रखें सबसे पहले आप लोग समीशन एक्स मालूम करेंगे। क्या मतलब? हम लोगों ने बोला कि इधर अगर हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या मीन का फॉर्मूला है भाई? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार की जगह पे एक्स बार आ जाएगा। कितना है भाई एक्स बार? हम लोग के पास 8 है, इज इक्वल टू समीशन एक्स, समीशन एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताया था मैंने आप लोगों को, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। जब मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम किया तो मेरे पास निकल के आ गया 10 से आके 8 से मल्टीप्लाई हुआ और 80 निकल के आ गया, यानी कि सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितना निकल के आया? 80 निकल के आया। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन को मैंने इस तरह शो कर दिया। अब मुझे सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन मालूम करना है। देखें आप लोग कि मीन का फॉर्मूला था, मीन की जगह पे मीन रखा मैंने, एन की जगह पे एन रखा, ये रहा समीशन एक्स। 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू समीशन एक्स। कितनी ऑब्जर्वेशन का सम? 11 ऑब्जर्वेशन का सम। 99 हमारे पास निकल के आ गया 11 ऑब्जर्वेशन का सम। लिख दिया ताकि आपको याद रहे। समीशन एक्स से शो करवा दे, ये भी समीशन एक्स 11 ऑब्जर्वेशन का सम, ये भी समीशन एक्स 10 ऑब्जर्वेशन का सम। मिक्स होने के चांसेस थे तो 10 ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स के साथ 10 लिख दिया ताकि बदल जाए 10 ऑब्जर्वेशन का सम है। समीशन एक्स के साथ 11 लिख दिया ताकि बदल जाए 11 ऑब्जर्वेशन का सम है। 11 ऑब्जर्वेशन के सम में से सोचने की बात है 10 ऑब्जर्वेशन का सम माइनस करवा दूंगा, तो 11 ऑब्जर्वेशन के सम में से 11 ऑब्जर्वेशन के सम में से 10 ऑब्जर्वेशन का सम जब माइनस करवा देंगे तो एक ही ऑब्जर्वेशन बच जाएगी जो कि एक्स्ट्रा थी। 10 ऑब्जर्वेशन 11 ऑब्जर्वेशन 99 सम माइनस 10 ऑब्जर्वेशन का सम 80, तो आप लोग के पास क्या निकल के आया? आप लोग के पास निकल के आया 19, एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ गई। और वही कौन सी वैल्यू थी? 11वीं वैल्यू थी जो आपने ऐड करवाई थी। सही है। अब ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसकी पूरी आप लोग के पास कैलकुलेशन किसमें हुई हुई है? बुक में हुई हुई है। आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 5 को। उन्होंने भी इसी तरीके से किया, सम ऑफ एक्स मालूम किया, समीशन एक्स मालूम किया, 11 ऑब्जर्वेशन का सम मालूम किया, 10 ऑब्जर्वेशन का सम मालूम किया, माइनस किया, आप लोग के पास ऑब्जर्वेशन निकल के आ गई। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग मालूम करें। एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने बोला क्या है समझ रहे हैं हम लोग? फॉर अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन द मीन केम आउट टू बी 22.5. Later on checking discovered that an observation 19 was incorrectly recorded, whereas the correct value या correct observation was 15. Calculate the correct mean from these information. मीन मालूम किया 10 ऑब्जर्वेशन का, थोड़ी देर बाद पता चला कि हम लोगों ने 19 को गलत ऐड कर दिया, उसकी जगह पे क्या ऐड होगा? 15 ऐड होना चाहिए था। अब हम लोगों को करेक्ट मीन मालूम करना है, तो जो क्या करेंगे? मिलता जुलता काम है जो काम अभी हम लोगों ने किया था, सही, उससे मिलता जुलता काम है। देख लीजिएगा हम लोग के पास कैसे होगा। सबसे पहले अगर डायरेक्ट करना चाहूं, मैंने बोला कि भाई एन की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, और मीन 10 ऑब्जर्वेशन का क्या हो गया? मीन हो गया 22.5। सबसे पहले वो बात की बात है कौन सी ऑब्जर्वेशन निकालनी है, गलत ऐड हो गई, कौन सी ऑब्जर्वेशन सही ऐड करनी है। उसमें सबसे पहले इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करूंगा। मीन का फॉर्मूला था समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। मीन की जगह पे आ गया 22.5, एन की जगह पे आ गया 10, समीशन एक्स ये रहा, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करूंगा। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस इक्वेशन को आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हुआ 10 तो आप लोग के पास सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन निकल के आ गया। कितना निकल के आ जाएगा? जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 225 निकल के आएगा। कैलकुलेटर आप लोग के पास है, आप लोग कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए ये चीज मालूम कर सकते हैं। अब जब सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन निकल के आ गया, यानी कि जब 10 ऑब्जर्वेशन दी जाती होंगी उस वक्त आप लोग क्या करते होंगे? आप लोग 10 ऑब्जर्वेशन को प्लस करते होंगे, उसको डिवाइड बाय 10 करते होंगे, तो मीन निकल के आता होगा 22.5। जब 10 ऑब्जर्वेशन का सम आपके पास है तो जो ऑब्जर्वेशन गलत ऐड हुई थी, कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत ऐड हुई थी? 19 गलत ऐड हुआ था, तो आप 19 को इसमें से माइनस कर दें, और
उस 19 की जगह पे क्या ऐड करना था, 15 ऐड करना था, 15 को ऐड कर दें। जब आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोग के पास जो एक ऑब्जर्वेशन माइनस हुई, सम 9 हो गया, 9 ऑब्जर्वेशन का सम हो गया, एक ऑब्जर्वेशन दोबारा ऐड हो गई, सम 10 ऑब्जर्वेशन का वही रहा, यानी कि सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आ गया, जो कि कितना आ गया 2 2 1। इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस इधर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर हम लोग के पास बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन थी, तो हम लोग के पास -4 हो गया, यानी कि 2 2 1 आ गया। कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, 2 2 1 आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आया आप लोगों की तो। अब ये आ गया हमारे पास करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया तो हम लोग करेक्ट मीन भी मालूम कर सकते हैं। जब करेक्ट मीन मालूम करने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है 2 2 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो 22.1 आ गया, जो कि करेक्ट मीन कंसीडर किया जाएगा ऑब्जर्वेशन का। देखिए आप लोगों के पास पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, अच्छी तरीके से देखिए बुक की एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन की जो फॉर्मूले में जो जो चीजें थी, ऑब्जर्वेशन दी जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग को नजर आ जाए, डिवाइड करके हम मीन मालूम कर लें। कभी मीन दिया जाए और कुछ ऑब्जर्वेशन दे दें, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख के पता चल जाए, हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से वो ऑब्जर्वेशन निकाल लें, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। कभी कोई गलत वैल्यू ऐड हो जाए, सही वैल्यू ऐड करनी हो, वो किस तरीके से करेंगे वो भी हमने सीख लिया अच्छी तरीके से। यहीं पे आप लोग वीडियो को रोककर तमाम की तमाम वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी एग्जांपल्स हमने करी हो तमाम की तमाम एग्जांपल्स कर सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स आपको आ जाएं तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। देख लीजिए क्लास, अब हम लोग के पास प्रॉपर्टीज पे आ गए हम लोग। सही है, आप लोग के पास इससे मैं जान गया कि हाँ भाई आप लोगों ने जो शुरू की पूरी 6 की 6 एग्जांपल्स होगी वो आप लोगों ने कर ली होंगी। और अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आ गए, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी। सही, अभी तक काम जो हम लोगों ने समझा था वो सब अनग्रुप डेटा के लिए था। सही, और मैं बताते रहूंगा कब आप लोगों के पास ग्रुप डेटा डील करें। अभी अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग 5 चीजें मालूम कर लेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सही है, और मोड और मीडियन। फिर ग्रुप डेटा डील करेंगे तो ग्रुप डेटा के लिए सब मालूम करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पेज नंबर 32 पे आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ इस बात का कि उन्होंने बोला, पहली प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ द डेविएशन, सम को शो करते हैं समीशन से। सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे आता है, जब माइनस करना होता है। सही है, क्या मतलब माइनस करना होता है, तो हम लोगों के पास कोई भी दो वैल्यूज में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। इधर बात करते हैं हम लोग सम ऑफ द डेविएशन, यानी कि सम किसका, डेविएशन का, डिफरेंस का, ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज का डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, जो मीन की मदद से हासिल किया जाए। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस किया जाएगा और जब उसका सम किया जाएगा तो सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रॉपर्टी है, ये प्रूव होगी, यानी कि ऐसा ही होगा। मैं बात नहीं कर रहा या कोई और बात नहीं कर रहा, ऐसा ही होना है। सही है, तो हम लोगों को बात समझ में आ गई। जिस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के पास एक 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 और 5 6 7 8, 1 2 और 6 कर लें। सही है, हमने बोला सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन थी, हम लोगों ने इसको ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से लिख लिया 1 2 6। जब सम किया ऑब्जर्वेशन को तो समीशन एक्स निकल के आया 9, समीशन एक्स निकल के आया 9। अब जब 9 निकल के आया समीशन एक्स, हमें पता है कि भाई मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है समीशन एक्स अपॉन एन। तो हम लोगों ने एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स का मतलब है 9 डिवाइड बाय एन, एन का मतलब है 3, यानी कि 9 डिवाइड बाय 3 हम लोगों ने कर दिया।
अब जब 9 डिवाइड बाई 3 हम लोगों ने कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, x बार की वैल्यू निकल के आ गई 3। यह हमारे पास मीन की वैल्यू हो गई। मीन हमारे पास आ गया 3। हम क्या करेंगे, हमें याद रखिएगा आप लोग, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के बनना अभी शुरू हुए हैं, बहुत सारी बातें याद रखनी है, तो जब जब बोलते जा रहे हो याद रखिएगा, तो उसको अच्छी तरीके से सुन लिया करें। समीशन के साथ जो भी चीज होगी उस चीज का कॉलम बन जाएगा। समीशन के साथ क्या चीज थी, समीशन के साथ था x माइनस एक्स बार, तो आप लोगों के पास कॉलम बनना चाहिए x माइनस एक्स बार का। पहले x होगा और फिर x माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। x माइनस एक्स बार का कॉलम ये बना दिया हम लोगों ने, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम तो उस वक्त फिल होगा ना जब आप लोगों के पास x बार की वैल्यू होगी, तभी हम लोगों ने क्या क्या मालूम किया, x बार की वैल्यू मालूम करो। x बार की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। अब जब 3 वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से 3 को माइनस करेंगे, यानी कि मीन को माइनस करेंगे। तो x माइनस 3 लिखूं, x माइनस एक्स बार लिखूं, बात एक ही है। कॉलम कौन सा बनाया हम लोगों ने, जो समीशन के साथ था। समीशन कभी कॉलम में नहीं आता, जब सम करते हैं तो समीशन आ जाता है, यानी कि कॉलम कौन सा बनेगा, जो समीशन के साथ होगा। समीशन के साथ लिखा हुआ x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 3 को, पहली ऑब्जर्वेशन है x, 1 में से माइनस करेंगे 3 को, आप लोग के पास आएगा -2। 2 में से माइनस करेंगे 3 को, आप लोग के पास आएगा -1। 6 में से माइनस करेंगे 3 को, आप लोग के पास आएगा 3। जब इधर जब सम करेंगे तो सम आएगा x माइनस एक्स बार। कॉलम कौन सा था भाई, कॉलम था x माइनस एक्स बार, तो जब उसको सम करेंगे तो समीशन x माइनस एक्स बार आएगा। जब सम किया तो सम निकल के क्या आया, 0 आया। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मीन की प्रूव हो गई। तो याद रखिएगा, मीन की प्रॉपर्टी है, कहीं पर भी आए कि वैल्यूज में से मीन माइनस हो रहा हो तो वो उसका जब सम करेंगे तो सम क्या आएगा, आप लोगों के पास 0 के बराबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग के पास सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, यही प्रॉपर्टी थी फर्स्ट। चेंज क्या आ गया, चेंज क्या आ गया, देखिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। भाई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगी। हम लोगों ने यही क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, यही क्वेश्चन कंसीडर किया। हम लोग को पता है कि हम लोग के पास डेविएशन किस किस तरीके से आ सकता है। थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको विजिबल फॉर्म में नजर आ जाए। डेविएशन आ सकता है कि आप लोगों ने x में से माइनस करवाया 1 को और फिर उसको स्क्वायर कर दिया। डेविएशन आ सकता है कि आप लोगों ने x में से माइनस करवाया 2 को, भाई यही ऑब्जर्वेशन है ना, तो आप लोगों के पास ये ऑब्जर्वेशन है, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को माइनस करवा के स्क्वायर करवा देता हूं कि भाई और क्या चीज पॉसिबिलिटी क्या है, x माइनस 6 का स्क्वायर कर दिया और एक कॉलम बना दिया आप लोगों ने x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर ऑफ डेविएशन आप लोग निकाल सकते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उतनी निकाल सकते हैं। 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 कॉलम बन गए। 5 ऑब्जर्वेशन होती, 5 कॉलम बन जाते हैं। बुक में भी एग्जाम्पल दी भी, वो भी देख सकते हैं आप लोग। x में से -1 करना है और फिर उसको स्क्वायर करना है। x क्या है, 1 है। 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। जब इसका सम किया तो ये डेविएशन तो आया मगर ये मीन से नहीं आया, ये ऑब्जर्वेशन से आया। कौन सी ऑब्जर्वेशन से, 1 से, और इसका सम कितना आया, 26। इसी तरीके से 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। इसका जब सम करेंगे तो सम आएगा x, डेविएशन का सम आया मगर डेविएशन में मीन का सम नहीं आया, ऑब्जर्वेशन था, और हमारे पास सम आया 17। कोशिश किया करेंगे इसको एक ही लाइन में लिखें, इधर तो जगह नहीं है मगर आप लोग के पास होगी। x माइनस 6 यानी कि 1 माइनस 6 किया तो -5 आया, -5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। 2 माइनस 6 किया -4 आया, -4 का स्क्वायर किया 16 हो गया। 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, आप लोग के पास कहानी खत्म हो गई। तमाम डेविएशन जो ऑब्जर्वेशन की थी वो आप लोगों ने मालूम कर लिया। क्या हो गया, 31 41 आप लोग के पास सम आ गया इसका, 25 35 41 41 आप लोग के पास वैल्यू हो गई।
अब आया आप लोग के पास मीन से, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, जो कि प्रूफ करना है हमें कि उसकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। मैंने ये 3 क्यों मालूम करे, मैंने ये 3 इस वजह से मालूम करे क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मिनिमम लानी है तो पता हो चले कि किस वैल्यू से मिनिमम है। सिर्फ मैं यही निकाल लेता तो मैं बोलता ये मिनिमम वैल्यू है, तो एग्जामिनर बोलता भाई किस वैल्यू से मिनिमम है ये भी तो बताएं। तो जब भी ये तमाम ऑब्जर्वेशंस के हम लोगों को स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालने पड़े, जब भी अगर 5 वैल्यू होती तो 5 और कॉलम बनते, 5 कॉलम बनते और इसका 1 कॉलम बनता। सही है। तो अब मैं हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करूंगा। 1 माइनस 3 किया, 3 आया था ना मीन, पहले आप लोगों ने मालूम किया वो होगा, हम लोगों ने उधर मालूम कर लिया था पहले वाले क्वेश्चन में, पहली प्रॉपर्टी में। 1 माइनस 3 करूंगा, -2 आया, -2 का स्क्वायर करूंगा आया 4। 2 माइनस 3 करूंगा, -1 आया, -1 का स्क्वायर करूंगा आया 1। 6 माइनस 3 करूंगा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करूंगा आएगा 9। जब हम लोग सम करेंगे x समीशन x माइनस x बार के स्क्वायर का, जब हम लोगों ने सम किया तो सम निकल के आया 14। देखिए 14 ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करवाया और फिर स्क्वायर मालूम किया है, देखिए ये वाली वैल्यू तमाम वैल्यू से मिनिमम है। 41 से मिनिमम है, 17 से मिनिमम है, 26 से मिनिमम है, तमाम वैल्यू से मिनिमम है। प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारे पास कि हाँ भाई द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी थी। बुक में आप लोग देख सकते हैं, बुक में आप लोगों का पहली प्रॉपर्टी के बाद उसकी एग्जांपल दी हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास स्टार्ट हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टी के बाद उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। इन्होंने ए लिखा हुआ है, ए आप लोगों के पास एक ऑब्जर्वेशन है, सही कॉन्स्टेंट है, सही है, तो हमेशा उन्होंने बड़ा करके दिखा दिया। कांस्टेंट माइनस होगा तो वो ग्रेटर होगा और फिर मीन माइनस होगा तो वो लेस होगा। तो आप लोग के पास फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल और सेकंड प्रॉपर्टी जो दी हुई है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, ये तो हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप लोग के पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, 2 या 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 2 सेट्स हैं, एक में 15 वैल्यूज हैं, एक में 19 वैल्यूज हैं। तो पहले सेट के लिए 15 ऑब्जर्वेशन 15 हो गई, उसका मीन निकाल लेंगे। सेकंड सेट में 19 ऑब्जर्वेशन है या 20 ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकाल लेंगे। दोनों सेट के लिए अलग अलग काम कर लेंगे। एक पहले सेट का मीन x1 बार कहलाएगा, दूसरे सेट का मीन x2 बार कहलाएगा। और जब इन दोनों सेट्स का एक कंबाइंड मीन मालूम करेंगे, यानी कि मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे इनके मीन्स को एक फॉर्मूले के तहत, तो वो कहलाएगा कंबाइंड मीन। सही, पहली ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन थी, दूसरी 19 ऑब्जर्वेशन थी, तो 29 ऑब्जर्वेशन का जो एक मीन निकलेगा एक फॉर्मूले की मदद से, वो मीन कहलाएगा कंबाइंड मीन। यानी कि मीन की मदद से जो मीन हासिल होता है ऑल ऑब्जर्वेशंस का, वो हमारे पास कहलाता है कंबाइंड मीन। सही, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ सकते हैं, इफ एम ऑफ n1 वैल्यूज फॉर अ सेट ऑफ डेटा इज x1 बार एंड द मीन ऑफ n2 वैल्यूज ऑफ other set of data is x2 bar, then the arithmetic mean of n1 plus n2, यानी कि दोनों ऑब्जर्वेशन मिला के जो मीन आएगा वैल्यूज फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा is called combined mean is given by, किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। यानी कि आप लोगों के पास combined mean का फॉर्मूला उन्होंने लिख के शो करवा दिया। अब आप लोगों को पता चल गया combined mean इस तरीके से निकाला जाएगा। जब 2 सेट होंगे तो x1 बार n1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सही है। और जब आप लोग के पास 3 सेट होंगे तो ये n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके। जब 4 सेट होंगे ये और आगे तक जाएगा, सॉरी यहां तक जाएगा जब 3 सेट होंगे। फिर आप लोग के पास जब 4 सेट होंगे तो 4 सेट के लिए इससे आगे चले जाएगा। सही है। तो पहली एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी रह गई हम लोग की, इसकी कोई एग्जाम्पल करके नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों के लिए छोड़ दिए। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ प्रॉपर्टी रह गई है हम लोग के पास। प्रॉपर्टी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप लोग के पास एक लेक्चर कंप्लीट हो गया और आप लोग के पास जितना काम करवाया कोशिश कीजिएगा इतनी प्रॉपर्टीज तक आप लोग काम कर लें। करना क्या है काम, आप लोग को जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए जो मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अच्छी बात है कि उन क्वेश्चंस को निपटा दें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ताकि आप लोग के पास
ताकि आप लोगों के पास जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग जो आगे की प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को टाइम सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाए। सही, अगर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आप लोग आ जाइए, पेज नंबर मैं आपको बता दूं 73 है। 73 पे जो आप लोग के पास पहली प्रॉब्लम दी हुई है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 ये तमाम के तमाम आप लोगों के पास मीन मालूम करने के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में करे। 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 ये तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कंबाइंड मीन तक के हैं। सही है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी तक कह रही है जितना काम हम लोगों ने किया है कि तमाम 20 के 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाद के जो क्वेश्चंस हैं आखिरी वाले 5-6 क्वेश्चंस उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, मगर कोशिश करके उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मुझे कोई लगा ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करवाना चाहे तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इधर व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व भी करवा देंगे। मगर अच्छी बात है कि अकल उसी वक्त आएगी जब आप अपने जहन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, आप लोगों को पता हो कि हमें किस वक्त कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। सही है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।